मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो 70% अस्करियत पसंद या उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया दहशतगर्द मौजूद हैं, वो उनमें से 70% पाकिस्तानी हैं। अगर 70% पाकिस्तानी या 70% अस्करियत पसंद वहाँ पर मौजूद हैं, तो उस खत्े की सूरत हाल फर्मली अंडर कंट्रोल कैसे है? 3 मई 2023 को मणिपुर के अंदर ईसाई कुछ फसादात शुरू हुए थे, जिसके अंदर कुकी बरादरी को बुनियादी तौर पर मारा जा रहा था। ये फसादात इतने शदीद थे कि इसके इब्तदाई 36 घंटों के अंदर 149 यानी 149 गिरजाघरों को जला दिया गया था। सैकड़ों लोग मारे गए थे और लाखों लोग अब तक उसमें मिसप्लेस्ड हो चुके हैं। भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक खसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके अंदर उन्होंने ये नवीद सुनाई थी कि मणिपुर में नए गवर्नर की तैनाती से मामलात बेहतर हो जाएंगे। जो कश्मीरी आपके ऊपर हथियार उठाता है, आप उसे मारते हैं और उसे पाकिस्तानी लेबल कर देते हैं, यानी इनडायरेक्टली आप ये मान रहे हैं कि कश्मीरी भी पाकिस्तानी है। भारतीय रियासत मणिपुर के वजीर आला एन बैरन सिंह ने आखिरकार होम मिनिस्टर अमित शाह के कहने पर इस्तीफ़ा दे दिया है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी और अपोजिशन उनके इस्तीफ़े का मुतालबा एक अरसे से कर रही थी, ख़ास तौर पर 3 मई 2023 से, क्योंकि उस दिन वहाँ पर फसादात का वो सिलसिला शुरू हुआ जो अभी तक जारी है। 3 मई 2023 को मणिपुर के अंदर ईसाई कुछ फसादात शुरू हुए थे, जिसके अंदर कुकी बरादरी को बुनियादी तौर पर मारा जा रहा था। ये फसादात इतने शदीद थे कि इसके इब्तदाई 36 घंटों के अंदर 149 यानी 149 गिरजाघरों को जला दिया गया था। सैकड़ों लोग मारे गए थे और लाखों लोग अब तक उसमें मिसप्लेस्ड हो चुके हैं। और कहा जाता है कि इंडियन आर्मी इनको रोकने में नाकाम क्यों साबित हुई। बहरहाल उसके ऊपर बुनियादी तनकीद ये है कि वहाँ पर जो क्विक एक्शन फोर्स थी और RAF थी, रैपिड एक्शन फोर्स, उसके फौजी खुद दुकानों को जलाते रहे और एक तरह से ये बीजेपी सरकार की पॉलिसी बन गया था कि वहाँ पर फसादात को रोकने का काम ना किया जाए, क्योंकि उससे वहाँ पर जो हिंदुओं का तनासब था, डेमोग्राफी थी, वो बढ़ रही थी और कुकी बरादरी को, जो बुनियादी तौर पर उनकी अक्सरियत ईसाई है, उन्हें दीवार के साथ लगा दिया गया। अब से 2 हफ्ते कबल तकरीबन भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक खसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके अंदर उन्होंने ये नवीद सुनाई थी कि मणिपुर में नए गवर्नर की तैनाती से मामलात बेहतर हो जाएंगे। भारतीय आर्मी चीफ का गवर्नर की तैनाती से क्या लेना देना है? उन्हें तो ये कहना चाहिए था कि आर्मी की वहाँ पे क्या कारकर्दगी है। इसका क्या मतलब है कि भारतीय आर्मी चीफ भी सियासत में दाखिल हो रहे हैं? उनकी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपस में तज़ाद खाती थी। आज मैं ऐसी चंद बातों के बारे में बात करना चाहूँगा और हम उनसे सवाल पूछेंगे कि कम से कम उसकी क्लैरिटी मिल जाती, क्योंकि बुनियादी तौर पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत सारी चीज़ें हमें क्या किसी को भी समझ में नहीं आई और उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। उन्होंने बुनियादी तौर पर बात की बांग्लादेश के ऊपर, भारत बांग्लादेश तल्लुकात पे, भारत चीन तल्लुकात के ऊपर। हमेशा की तरह मकबूजा जम्मू कश्मीर के ऊपर बात की गई और भारतीय रेटोरिक को जो है दोहराया गया। इसके साथ उन्होंने आर्मी के अंदर ख़वातीन की हालत ज़ार के ऊपर बात की और ओवरऑल एक भारतीय नौजवानों को मोटिवेट करने की कोशिश की कि वो आर्मी में सर्विस के लिए आगे आएँ। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल फर्मली अंडर कंट्रोल है। ठीक है, इसके ऊपर सवाल बाद में किया जाएगा, लेकिन उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी जिसके अंदर उन्होंने ये खबर सुनाई कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो 70% अस्करियत पसंद या उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया दहशतगर्द मौजूद हैं, वो उनमें से 70% पाकिस्तानी हैं। अगर 70% पाकिस्तानी या 70% अस्करियत पसंद वहाँ पर मौजूद हैं, तो उस खत्े की सूरत हाल फर्मली अंडर कंट्रोल कैसे है? इसके साथ साथ अगर वहाँ पर 9 लाख भारतीय फ़ौज तैनात है और वहाँ पर हर 7, 8, 9 कश्मीरियों के ऊपर एक फ़ौजी तैनात है, उस पूरे हिस्से को दुनिया की सबसे ज़्यादा मिलिट्राइज जोन्स के अंदर तब्दील कर दिया गया है, तो वहाँ पर ये तस्करियत पसंद कहाँ से आ रहे हैं या आप उन्हें किस स्टैंडर्ड के ऊपर लेबल कर रहे हैं प्राइमरीली? इसके साथ उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी कि 2024 के अंदर मारे जाने वाले 60% मिलिटेंट्स में से पाकिस्तानी आइडेंटिटी के लोग निकले, 60% लोग पाकिस्तानी थे। अब मुझे ये बताया जाए कि जो उन्हें लेबल किया जाता है या उनकी नेशनैलिटी बताई जाती है, उसका मायार क्या है? क्या आप सारे कश्मीरियों को पाकिस्तानी के तौर पर देखते हैं? क्योंकि बुनियादी तौर पर आप किसी गिरोह के साथ नहीं लड़ रहे, आप किसी छोटी सी जमात के साथ नहीं लड़ रहे, आपका मुकाबला एक कौम के साथ है
और कौम के अंदर से आप लोगों को सप्रेस कर ही नहीं सकते, वरना आप अब तक 90 की दहाई से 9 लाख से ज़्यादा फ़ौज की मौजूदगी में ये कर चुके होते। यानी इसका मतलब ये है कि जो कश्मीरी आपके ऊपर हथियार उठाता है, आप उसे मारते हैं और उसे पाकिस्तानी लेबल कर देते हैं। यानी इनडायरेक्टली आप ये मान रहे हैं कि कश्मीरी भी पाकिस्तानी है, और अगर वो पाकिस्तानी है तो आप ये भी मान रहे हैं इनडायरेक्टली कि कश्मीर के ऊपर भारत का कब्ज़ा जो है वो गासिबाना है, क्योंकि वहाँ के लोगों को जब आप अपनी इंतहा पसंदी में, एट्रोसिटीज़ में, प्लाइट में मार देते हैं तो आप उन्हें पाकिस्तानी आपको बताना पड़ता है। इसके साथ उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी जो भारत चीन सीमा है उसके ऊपर सूरत हाल स्ट्रेसफुल है लेकिन स्टेबल है। राहुल गांधी ने अभी चंद दिनों पहले लोकसभा के अंदर खिताब किया है, जिसके अंदर उन्होंने 34 बार चीन का नाम लिया है। 34 बार चीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, और उन्होंने कहा है कि चीन भारत के 4000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर कब्जा कर चुका है। 4000, इससे पहले जो वो फिगर दिया जाता था वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर का था, और ये भारत के सबसे बड़े अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के अल्फाज हैं कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर कब्जा हो चुका है। ये भी बोला गया कि चीन ने उस रीजन के अंदर बाकायदा तौर पर 2 गांव बसा लिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर ये तो सूरत हाल भारत के लिए अगर स्टेबल है, तो फिर ये समझें कि अनस्टेबल सिचुएशन के अंदर क्या क्या होगा। उन्होंने कहा कि चीनी और भारतीय जो मिलिट्रीज़ हैं उनके दरमियान ट्रस्ट कायम करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें तो भारतीय जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, रिपब्लिक भारत, इंडिया टीवी, न्यूज़ नेशन, इस तरह के जितने भी चैनल हैं, डीडी तो ख़ास तौर पे क्योंकि वो सरकारी हैं, जी न्यूज़ का भी जिक्र कर लेते हैं, वो अपने हर बुलेटिन के अंदर 20 से 25% हिस्सा चीन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे के लिए मुख्तस करते हैं। उनके हर बुलेटिन के अंदर अंदाज़न 20 से 25% हिस्सा चीन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे का होता है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होता है। तो अगर भारतीय आर्मी चीफ वाकई संजीदा हैं कि भारत और चीन के दरमियान ट्रस्ट को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए, तो इस सबसे पहले उन्हें अपनी मीडिया को हदायत करनी पड़ेगी कि वो इस प्रोपेगेंडे का जो सिलसिला है इसको थोड़ा सा कम कर दें। इसके साथ उन्होंने कहा है कि जो भारतीय आर्मी के अंदर विमेन ऑफिसर्स हैं, दे आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया एक्सीडिंगली वेल, और एक्सीडिंगली वेल क्या कर रही हैं वो, क्योंकि चंद माह पहले कश्मीर के अंदर एक विंग कमांडर ने आईएएफ के, इंडियन एयरफोर्स के एक फेलो फ्लाइंग ऑफिसर खातून का रेप कर दिया। और जब वो खातून ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो कोर्ट ने कहा कि हम उस बंदे को भाई गिरफ़्तार नहीं कर सकते क्योंकि वो विंग कमांडर है, और अगर हम उसे गिरफ़्तार कर लेंगे तो ये आईएएफ की इंस्टीट्यूशनल रेपो जो है उसको जेपरडाइज कर देगा। ये ख़बर मौजूद है, कोई भी इसको देख सकता है। और उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि वी वांट नथिंग मोर बट अ स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफिसर। यानी उनकी बात से तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगा कि स्ट्रॉन्ग वुमेन की जो प्रीरिक्विजिट्स हैं वो क्या है। यानी वो जब अफसर उससे नारवा सलूक करें तो वो ना करे, जब उसका रेप कर दिया जाए खुदा न खास्ता तो वो कोर्ट का दरवाज़ा ना खटखटाए, और जब उसको छुट्टी ना दी जाए और उसको दीवार के साथ लगाया जाए तो वो कोई आगे से एहतजाजी आवाज़ बुलंद ना करे। शायद इससे उनका मतलब ये था। उन्होंने ये भी कहा कि हम मकबूजा कश्मीर में राजौरी और पूंछ सेक्टर में काउंटर टेररिज्म के लिए एक नई फोर्स और एक नई यूनिट को ट्रेन और डिप्लॉय करने के ऊपर काम कर रहे हैं। पूछा यह जाना चाहिए कि 90 की दहाई से 85,000 ट्रूप्स के ऊपर मुश्तमिल राष्ट्रीय राइफल्स का यूनिट वहाँ पर काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस के लिए मौजूद है, ऑलरेडी डिप्लॉयड है। क्या आप ये मान रहे हैं कि जो 85,000 ट्रूप्स हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है? आप उनके प्रोफेशनल कैपेबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। यानी ऐसा ही है कि अगर 85,000 लोग वहाँ पर काउंटर टेररिज्म के लिए मौजूद हैं और आप कह रहे हैं कि हम एक नया यूनिट सिर्फ इस काम के लिए ट्रेन और डिप्लॉय करेंगे, यानी जो पहले 85,000 लोग हैं उनकी पेशा वराना काबिलियत के ऊपर आपने बहुत सरी किस्म के सवालात उठा दिए हैं। इसके साथ उन्होंने कहा है कि हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं अपनी आर्मी को और उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश करें। वी आर वर्किंग ऑन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी।
मैं बताना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर ये जनरल बिपिन रावत का ख्वाब था और वो ये चाहते थे कि चीन की तरह भारत भी क्योंकि हर चीज़ में मुकाबलाबाजी करनी होती है गालिबन, कि हम भी तीनों जो सर्विसेज हैं, एयरफोर्स, नेवी और बर्री फ़ौज, उनको कंबाइन करके उनकी इस तरह की फोर्स सर्विसेज बना दें, आगे मुश्तरका दस्ते हों। ये बेसिकली जनरल बिपिन रावत का ख्वाब था। बहरहाल जनरल उपेंद्र द्विवेदी से पूछा जाना चाहिए कि 2019 से 21, 2019, 2020, 2021 इन 3 सालों के अंदर महज 47,000 जो ट्रूप्स हैं उन्होंने रज़ा कराना रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने रज़ा कराना मुस्ताफ़ी हो गए वो कि हमें छोड़ दो, हमें बख्श दो, ठीक है। और इसी अरसे के दौरान 35 पेट्रिसाइड के वाक़यात हुए हैं, यानी साथियों ने साथियों के ऊपर फायरिंग कर दी, और 350 सुसाइड के वाक़यात हुए हैं। तो जिस सर्विसेज से इतनी तेज़ी से लोग निकल के जा रहे हैं, आप उसको रिस्ट्रक्चर कैसे करना चाहेंगे? इसके साथ साथ उन्होंने मोटिवेशन की भी कॉल देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि जो जवान हैं वो नाम, नमक और निशान के लिए सामने आए। यानी अब तो ये मोदी की वजह से पूरे इंडिया के अंदर सबको शौक है कि वो अट्रैक्टिव जुमले बोले, डायलॉग बोले, शायद बॉलीवुड का असर नज़र आ रहा है। बहरहाल उनसे पूछें कि 2016 के बाद से ना 65,000 से ज़्यादा फ़ौजी डिसेबिलिटी पेंशन के लिए दरख्वास्त दे चुके हैं। डिसेबिलिटी पेंशन जो है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर चुके हैं कि हम जो है जिस्मानी तौर पे सही वर्किंग नहीं कर रहे तो हमें डिसेबल करार दे दिया जाए और हमें पेंशन दी जाए उसकी। तो ये वहाँ से 47,000 लोग 3 साल के अंदर रिज़ाइन कर रहे हैं, वहाँ पर 65,000 डिसेबिलिटी जो पेंशन है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंडियन आर्मी को मैन पावर की शॉर्टेज का सामना है। इसके बाद उन्होंने ये भी इतराफ़ किया कि जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं, यानी LUH, उसकी फ़्लीट के लिए जो एवियोनिक सॉफ्टवेयर आना था वो डिले का शिकार हो चुका है, उन्होंने ये माना है। आपको बताता चलूँ कि पिछले कुछ अरसे के अंदर इंडिया के जो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं ना, HAL ध्रुव, उसका उन्होंने बड़ा वावेला किया था, लेकिन वो पै दर पे क्रैशेस का शिकार हो रहे हैं। हर हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 3 दिनों बाद खबर आती है कि फ़लानी जगह के ऊपर ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है वो गिर गया। यानी ये समझा जाए उनके बात से कि जो ध्रुव क्रैशेस हैं फ्रीक्वेंट, उनकी वजह से LUH का फ्लीट भी मुतासिर हो रहा है। उसके बाद जब वो ये कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, और हम अपने आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट, तो पहली बात तो ये है कि ये पूछा जाना चाहिए कि जो इंडिया है वो AK-203 यानी AK-203 राइफ़ल्स को असेंबल करने में और प्रोक्योर करने में फ़ेल हो गया है। इसके बाद उन्होंने कहा था कि हम अपनी आर्टिलरी गन्स खुद बनाएंगे, उसके अंदर भी वो फ़ेल हो गए। उसके बाद HOL जो ध्रुव की मैंने आपको बात बताई है, इसके साथ बहुत सारे मसाइल का सामना उन्हें मज़ीद करना पड़ रहा है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम खुद अपनी चीज़ें बनाएंगे। जैसे राफेल तैयारी की बात कर लें, उसके अंदर इतनी उनकी कॉस्ट नहीं है जितने गुना उनके ऊपर करप्शन की बाज़गिश्त सुनाई दी जाती है। शायद यही वजह है कि जो वो ट्रूप्स के मसाइल हैं उनके ऊपर फोकस नहीं करें। क्या ये वजह तो नहीं है कि 2014 से 2024 तक 983 फौजियों ने खुदकुशी की है, उसके अंदर से 246 जो थे वो इंडियन एयरफोर्स के थे और 96 जो थे वो नेवी के थे। यानी मसला किसी सर्विस का नहीं है। अगर तीनों सर्विसेज के लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इसका मतलब है मसला सिस्टम का है। बहरहाल ये चंद मासूमाना सवाल थे जो उनकी खिदमत के अंदर पेश करना चाहेंगे, और देखते हैं कि अगर जवाब आ जाए तो हमें चीज़ों को समझने में मज़ीद क्लैरिटी जो है वो मिल सकती है।